मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास बच्चों, जय प्रक्रम आपका लेसन नंबर 6 चला हुआ है, जिसमें हम पहुंच गए हैं नलिकाएं, रुधिरवाहिकाएं। इससे पहले हमने पाचन तंत्र के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में, वहन अर्थात परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन कर लिया है। और अब ये जो चला हुआ है हार्ट के बारे में चला हुआ है, परिसंचरण तंत्र के बारे में चला हुआ है कि किस प्रकार भोज्य पदार्थों से उत्पन्न जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो किस प्रकार पूरे शरीर में फैलती है। तो इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आता है हार्ट ही परिवहन तंत्र का कार्य करता है। शुद्ध रुधिर को पूरे शरीर के अंदर पहुंचाना और अशुद्ध रुधिर को पूरे शरीर से इकट्ठा करके बच्चों उसको दोबारा फिर हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर इकट्ठा करना और उसको जो है शुद्ध करने के बाद पूरे शरीर को सप्लाई करना। ये कार्य निरंतर पूरे जीवन चलता रहता है। तो उसमें कौन कौन से पार्ट प्ले करते हैं, कौन कौन से पार्ट हार्ट के कौन कौन से अंग हैं जो उसमें हिस्सा लेते हैं, तो उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं बच्चों। नलिकाएं, धमनी वे रुधिरवाहिकाएं हैं। देखिए, शिरा और धमनी बच्चों, दो प्रकार की नलिकाएं होती हैं जिनको हम धमनी कहते हैं, और दूसरे प्रकार की होती हैं सिराएं। धमनी और सिराएं, धमनियों में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है जो रेड कलर की दिखाई देती हैं, और सिराओं में हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है जो हमें नीले कलर की दिखाई देती हैं। और उनका नीले कलर का होना, कई बार अपने स्किन से भी आप देखते हैं तो नीले कलर की जो वेन्स दिखाई देती हैं वो सभी सिराएं हैं, और उनमें अशुद्ध रुधिर बहता है। इसी के कारण उनका कलर जो है बच्चों नीला होता है, और धमनियों का कलर लाल होता है क्योंकि उनमें शुद्ध रुधिर बहता है। इस तरीके से ये धमनी और सिराएं साथ साथ चलती हैं। पूरे शरीर के अंदर इनका जाल फैला रहता है। हर अंग से जो अशुद्ध रुधिर है उसको सिराओं के द्वारा हार्ट में पहुंचाना और शुद्ध रुधिर को हार्ट से धमनियों के द्वारा सभी अंगों में पहुंचाना, ये बराबर कार्य चलता रहता है। इसलिए कहते हैं हार्ट जो है में जो धड़कन होती है वो एक पंप की तरह होती है, एक पंपिंग सेट की तरह कार्य करता है, और जीवन पर्यंत ये कार्य बराबर चलता रहता है। धमनी और सिराओं के पर जो प्रेशर बनता है, जो दाब बनता है, उसके ब्लड के बहने से या ब्लड के सर्कुलेशन से जो प्रेशर बनता है उसको ही बच्चों हम रक्तदाब कहते हैं, जो नापा जाता है। और वाल्व वगैरह जो उसके होते हैं उनके जो है कार्य प्रणाली के अध्ययन किया जाता है। और ये जो वाल्व होते हैं ये ब्लड प्रेशर से, कई बार ब्लड के लगातार सर्कुलेशन से ये ख़राब हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए फिर हार्ट अटैक की संभावना बन जाती है, और ये वाल्व नए डाले जाते हैं डॉक्टर प्रक्रिया के द्वारा। ये काम जो है होता रहता है, और इसी को ही हम हार्ट अटैक को बोलते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी नलिकाएं और सिराएं आपस में बच्चों कार्य करती हैं। दूसरे ब्लड के अंदर जो पाए जाते हैं प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्लेटलेट्स। इनका भी आप जानते हैं कि जब डेंगू बुखार हो जाता है तो सबसे पहले प्लेटलेट्स जो हैं डाउन हो जाती हैं, और इनको ही चेक किया जाता है। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स को ही चेक किया जाता है। प्लेटलेट्स का जो है कंप्लीट होना शरीर के अंदर या ब्लड के अंदर बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि इन प्लेटलेट्स के द्वारा ही जो हानिकारक जीवाणु शरीर ब्लड के अंदर होते हैं उनको ये प्लेटलेट्स नष्ट करने का कार्य करते हैं, और ब्लड को पूर्ण सुरक्षित रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका बच्चों होती है। इसके बारे में भी इसी में आप समझेंगे। नलिकाओं के तंत्र में यदि रिसना प्रारंभ हो जाए तो क्या होगा, उस स्थिति पर विचार कीजिए जब हम घायल हो जाएं या रक्तस्राव होने लगता है। अंत में रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। इसमें बताया गया कि अगर कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है कि शरीर से ब्लड बराबर निकलता रहेगा और उसके साथ साथ जो है प्लेटलेट्स भी डाउन होती जाएंगी, तो इस चीज़ को हमेशा हमें ध्यान रखना है कि अगर हम कहीं ऐसी जगह चले गए हैं या ऐसी कोई घटना हमारे साथ घट गई है कि ब्लड बराबर निकल रहा है, तो उसको हमें रोकने का तुरंत प्रबंध करना चाहिए। इसके अतिरिक्त रक्तस्राव में दाब में कमी आ जाएगी, पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आ जाएगी। इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करते हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का धक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं। जो छोटे मोटे घाव होते हैं वो अपने आप भी भर जाते हैं इन्हीं प्लेटलेट्स के द्वारा, क्योंकि इनमें घाव भरने की बच्चों बहुत क्षमता होती है।
तो ये जो हैं छोटे मोटे घाव भी भर देते हैं। इसलिए हमें अत्यधिक रक्तस्राव से बचना चाहिए। रक्तस्राव शरीर से अपने ब्लड नहीं निकलने देना चाहिए। किंतु अगर कोई ऐसी घटना कोई घट भी जाती है तो उसका हमें तुरंत प्रबंध करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के अंदर रक्त की कमी ना हो जाए, ब्लड प्रेशर कम ना हो जाए। जब ब्लड बराबर निकलता रहेगा तो इन चीज़ों की कमी बच्चों हो सकती है, तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ब्लड में एक और अन्य पदार्थ पाया जाता है जिसको हम लसिका कहते हैं। यह भी एक प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है, ब्लड सर्कुलेशन में बच्चों सहायता करता है। इसे लसिका या ऊतक तरल कहते हैं, तरल ऊतक होता है और ब्लड के अंदर ही पाया जाता है, और इसके ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही हैं, लेकिन यह रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका अंतरकोशिकीय अवकाश से लसिका केशिकाओं में चला जाता है, जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिनियाँ बनाती हैं और अंत में बड़ी शिरा में खुलती हैं। पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिका अवकाश में वापस रुधिर में ले जाता है। तो इस तरीके से लसिका भी रुधिर के वहन में कार्य करती है। बच्चों, अब ये हम जंतुओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब है ये पादपों में परिवहन। जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनमें भी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बच्चों। ये आप जानते हैं, आपने देखा होगा कि पानी पौधे को की जड़ में दिया जाता है और अगले दिन पौधा हरा भरा दिखाई देता है। उस पर पुष्प जो हैं, पुष्प भी अच्छे खिलने शुरू हो जाते हैं, फल फूल भी आते हैं। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैसे ही पौधे को पानी दिया जाता है तो पौधे का पानी जो जड़ में हमने दिया है, उस जड़ के द्वारा ही पौधे का पानी हर पत्ती, हर स्थान, पौधे के हर भाग में पानी पहुंच जाता है। उसका कारण क्या है? तो ये भी परिवहन है। जिस तरीके से ब्लड पूरे शरीर में घूमता है, इसी तरीके से पानी के द्वारा ही सभी खाद्य पदार्थ मिट्टी से खींच करके, ज़मीन से खींचकर पौधा एक तरीके से एक सर्कुलेटरी सिस्टम, वेस्कुलर बंडल टाइप इसमें होते हैं, जिनको हम संवहन ऊतक बोलते हैं। ये अपना पूरे ज़मीन से पानी और पानी के साथ खाद्य पदार्थों का और कार्बनिक पदार्थों का या पोषक तत्वों का को अपने अंदर खींचते हैं और पानी देने के तुरंत बाद पौधा जो है हरा भरा हमें बच्चों दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो जिस तरीके से पेड़ पौधों में, मनुष्यों में परिवहन, जीव जंतुओं में परिवहन होता है, उसी तरीके से पेड़ पौधों में परिवहन होता है। आगे चलिए बच्चों। और मैंने आपको बता दिया कि पेड़ पौधे भी पानी के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन ही है, फास्फोरस हैं, दूसरे खनिज लवण हैं, ये सभी जो है एक अवशोषण करते हैं और अधिक से अधिक मात्रा में अवशोषण जो है जड़ों के द्वारा किया जाता है। और जड़ बच्चों कहाँ पर रहती है? ये मिट्टी के संपर्क में रहती है, ज़मीन में गहराई तक जड़ चली जाती हैं। जो छोटे पौधे होते हैं बच्चों, उनकी जड़ें ज़्यादा गहराई में नहीं जाती। जो पौधे बहुवर्षीय होते हैं, कई वर्षों तक खड़े रहते हैं, तो उनकी जड़ें जो है बहुत मजबूत और दूर दूर तक चली जाती हैं और जहाँ भी उसको नमी मिलती है वहाँ पर वो ज़मीन के अंदर प्रवेश करती हुई चली जाती हैं और ज़मीन से ही पोषक तत्वों का और सभी पदार्थों का अवशोषण करते रहते हैं। इसी प्रकार बच्चों, जो पत्तियाँ होती हैं, आप जानते हैं कि पेड़ पौधों की पत्तियाँ हरी होती हैं। हरी क्यों होती हैं? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधों के अंदर भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है और पत्तियों के अंदर बना हुआ भोज्य पदार्थ, जिस प्रकार जड़ पानी को अवशोषित करके ऊपर तक पौधे के प्रत्येक भाग में पहुंचाने का कार्य करती हैं, इसी प्रकार पत्तियां भी बच्चों भोज्य पदार्थों का अवशोषण करने के बाद, भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करने के बाद उनको जड़ तक या पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और पूरे शरीर में ये तंत्र बराबर, पेड़ पौधों में ये सिस्टम बराबर चलता रहता है जब तक पौधा है कि जड़ तो पानी का अवशोषण करते रहेंगे और अवशोषण के साथ साथ जो भी खनिज पदार्थ हैं वो ज़मीन से खींच करके पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। उसके साथ साथ पत्तियां जो भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करती हैं, वो भी पौधे के प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक भाग में भोज्य पदार्थों का पहुंचाने का कार्य
करते रहते हैं। और ये हम कक्षा 9 में भी बच्चों पढ़ चुके हैं। कौन कौन से ऊतक होते हैं मैं फिर भी एक बार आपको बता दूं। जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम ऊतक, फ्लोएम ऊतक, जिसको हम संवहन ऊतक के नाम से जानते हैं। और जिस प्रकार हमारा जीवों के अंदर हार्ट कार्य करता है, हृदय कार्य करता है, उसी प्रकार पेड़ पौधों के अंदर संवहन ऊतक कार्य करते हैं। और ये संवहन ऊतक जमीन से जल और खनिज लवणों का अवशोषण और पेड़ पौधों से पत्तियां जो निर्मित खाद्य पदार्थ हो, भोज्य पदार्थ होते हैं, उनसे प्रत्येक भाग में पहुंचाने का कार्य करते रहते हैं। इस प्रकार ये जीवन चक्र इनका बराबर चलता रहता है। बच्चों, जल का परिवहन कैसे होता है इसके बारे में भी थोड़ा यहाँ आपको बताया जाएगा। जाइलम ऊतक जो मैंने बताया था कि जाइलम और फ्लोएम ऊतक जड़, तनों और पत्तियों में पाए जाते हैं। जड़ में भी पाए जाते हैं, तनों में पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं। और आपस में इनका एक कनेक्शन होता है। इसी कनेक्शन के द्वारा, इसी संबंध के द्वारा जो जड़ के जाइलम और फ्लोएम हैं, जो जड़ के जाइलम हैं, जाइलम ऊतक हैं, ये जल खनिज लवणों का अवशोषण करके तने के अंदर पहुंचाते हैं, तनों से पत्तियों में जाता है। इसी प्रकार जो पत्तियों के अंदर जाइलम फ्लोएम है, वो भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करने के बाद तनों में पहुंचाते हैं और तनों से भोज्य पदार्थ जो पत्तियों तक संचित जड़ों तक पहुंचता रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। जैसे जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में हैं और वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करते हैं, जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है और इसका अर्थ है कि जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है, हम परमानेंट जाता रहता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। इस प्रकार ये प्रक्रिया बराबर चलती रहती है, अर्थात जड़ मिट्टी से भोज्य पदार्थों को, मिट्टी से जो हैं जल को अवशोषित करते रहते हैं और उसके साथ खनिज लवणों का अवशोषण बच्चों चलता रहता है और ये प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। एक गमले में पौधा लगा करके हम इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि आप गमले में एक पौधा लगाइए, 2-4 दिन बाद वो पौधा सूख जाता है, फिर उसमें हम पानी भर दें। पानी जो भरने के बाद अगले दिन अगर हम उस पौधे को देखेंगे वो हमें हरा भरा और अच्छा दिखाई देगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमने पौधे की जड़ में पानी डाला है और पौधे की जड़ से ही पानी पत्तियों में और ऊपर तक पहुंचा है और जड़, तना, पत्ती सभी जो हैं हरे भरे हमें दिखाई देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमेशा जो जल का जो अवशोषण है बच्चों, ये जड़ के द्वारा ही होता है। और इस जड़ के अवशोषण के द्वारा जड़ जो अवशोषण की क्रिया करती है, जल का जो अवशोषण होता है उसके द्वारा एक प्रकार से जो कार्बनिक पदार्थ हैं, चाहे वो फास्फोरिक पदार्थ हों, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हों, चाहे वो कार्बनिक पदार्थ हों, जो मिट्टी में मिलते हैं, मृदा में मिलते हैं, पौधा जो है पानी के साथ साथ उनको भी अवशोषित करने का कार्य करता है और पौधा मजबूत और अधिक मजबूत होता चला जाता है। बच्चों, दूसरा हेडिंग है इसमें भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। इसमें जल के साथ साथ मैंने अभी आपको बताया था कि जल के साथ साथ भोज्य पदार्थों का अवशोषण भी इसमें चलता रहता है। भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण भी एक स्थान से दूसरे स्थान होता रहता है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं और जो भी पत्तियों के अंदर भोज्य पदार्थ होता है वो भी तने में और तने से जड़ में और अन्य फल, फूल इत्यादि प्रत्येक भाग में जो है इसका स्थानांतरण बराबर होता रहता है। किंतु होगा किससे? जाइलम और बच्चों फ्लोएम के द्वारा। जाइलम और फ्लोएम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इन दोनों ऊतकों को संवहन ऊतक या इंग्लिश में वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। और जिस प्रकार जीवों के अंदर हार्ट कार्य करता है और एक तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह कार्य करता है, परिवहन तंत्र की तरह कार्य करता है, तो पेड़ पौधों के अंदर भी जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर बंडल जो हैं, संवहन ऊतक, एक सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह कार्य करते हैं और जड़ के द्वारा अवशोषित किए हुए जल और खनिज पदार्थों को ऊपर तक पेड़ पौधों के फल फूलों तक पहुंचाने का कार्य वैस्कुलर बंडल के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार पत्तियों के अंदर जो निर्मित खाद्य पदार्थ हैं उनको जड़ तक पहुंचाना, फल और फूलों और पत्तियों, तनों इत्यादि में उसको भेजना, ये सब कार्य वैस्कुलर बंडल के द्वारा बच्चों किया जाता है। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और इसमें अगला जो पॉइंट आता है बच्चों उत्सर्जन, इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा। और अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो जो बच्चे स्कूल में आते हैं वो भी संपर्क कर सकते हैं और समझ सकते हैं। थैंक यू।